हे गाइस, हेलो, वेलकम टू पीके पढ़ो। और जैसा कि चल रहा था, हम लोग प्री हिस्टोरिक कल्चर पे थे। आई एम वेरी सॉरी, ये वाला लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, पर अब वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब कंटिन्यू लेक्चर आएंगे और अब हम ये वेट नहीं करेंगे कि ज़्यादा बातें करने में, और ये मैं चाहता हूँ कि ये भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो ये वाली लेक्चर सीरीज। और ज़्यादा लेक्चर्स है नहीं, जैसे कि अगर आपने सिलेबस और मेरा जो कोर्स प्लान है, अगर आपने देखा होगा 24 लेक्चर्स का टोटल कोर्स प्लान है, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा विद ऑल नोट्स। और स्पेसिफिकली मैं ये देख रहा हूँ कि डाउनलोड्स वगैरह हो नहीं रहे हैं, तो अगर प्लीज़ आप लोग नोट्स डाउनलोड करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, प्लस आपके यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो नोट अवेलेबल है, लिंक्स। आप प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए। प्लस मैं मैप्स कोशिश करता हूँ कि मैप्स वगैरह मैं ज़्यादा नोट्स में ना दूँ, पर इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे स्पेसिफिकली मैं मैप्स और टेबल्स वगैरह जो चार्ट्स मैंने बनाए हैं और एआई का यूज़ करके भी बनाए हैं कुछ कुछ, वो सब मैं अपलोड कर सकूँ उस पर। तो उससे आपको काफ़ी आसान रहेगा पढ़ने में भी, तो आप वहाँ से वो सब देख सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा न्यू लेक्चर है अभी, ये वाला रहेगा हमारा। जो दो कल्चर्स बच गए थे, चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर्स, चैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक, इन दोनों की बात करनी है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि जो प्री हिस्ट्री थी, प्री हिस्ट्री में ये जो जितनी पार्ट्स है उसमें हमने सबसे पहले पैलियोलिथिक पढ़ा, फिर मीजोलिथिक पढ़ा, फिर नियोलिथिक पढ़ा। उनके डिफरेंसेस पढ़े, कैसे क्या धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और कैसे हमने एडवांसमेंट किया टूल मेकिंग में, और कैसे हमने एडवांसमेंट किया अपने रेसिडेंस में, और सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़े नियोलिथिक कल्चर में। अब हम और आगे जा रहे हैं कि अब जब हम मेटल यूज़ करना चालू किया हमने, जो कि रहेगा हमारा चालकोलिथिक एज। और मेगालिथिक की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेगालिथिक जो एज है ये कुछ कुछ जगह पे बहुत मेगालिथ्स बहुत प्रेवलेंट है, जैसे साउथ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है मेगालिथ्स, तो इसलिए हम मेगालिथ्स की बात करते हैं। और जो है बहुत सारी जगहों पे मेगालिथिक कल्चर जो है वो कंसाइड करता है बहुत सारे ओल्डर जो कल्चर्स थे उनके साथ, कहीं कहीं पे नियोलिथिक के साथ भी करता है, और कहीं कहीं पे ये बहुत पीछे भी छूट जाता है। और जहाँ पे रिफाइनमेंट आने लग गया था टेक्नोलॉजी में, और सेटलमेंट चालू हो गए थे, आयरन एज की तरफ बढ़ने लगा था, वहाँ पे भी बहुत सारे जो आप कह सकते हैं जो सिविलाइजेशंस थे, वो अभी उसी टाइम पे भी वो लोग मेगालिथ की तरफ थे। जैसे अगर हम बात करें कि एक अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये बात कही गई है, जहाँ पे अशोका ने बात करी है चोलास, चेरास एंड पांड्यास की, ये मेंशन्ड है। और ये कहा जाता है कि जब ये लोग अशोका आई मीन मगध एम्पायर जब आयरन एज में था, तब ये जो एम्पायर थे साउथ में, ये मेगालिथिक कल्चर में ही थे। इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि हमें ये डिफरेंस पता चल जाए कि कब किस समय और कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटीज़ थी वो कितनी एक दूसरे से टेक्नोलॉजिकली डिफर करती थी, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। चालकोलिथिक एज ये एंड में आया था नियोलिथिक एज के, ओके। और चालकोलिथिक का मतलब होता है कॉपर स्टोन एज। कॉपर का काम चालू, कॉपर मिलना चालू हो गया, तो कॉपर के टूल्स इंप्लीमेंट्स बनना चालू हो गए थे। और स्टोन भी हमने बिल्कुल यूज करना बंद नहीं किया था, वो भी चल ही रहा था, इसलिए चालकोलिथिक इज अ कॉपर स्टोन एज। Humans continued using stone tools, okay. Along with stone, they started using metal tools. फर्स्ट मेटल जो था वो कॉपर ही था। कॉपर ही हमें सबसे पहले मिला था क्योंकि कॉपर बहुत अबेंडेंटली मिल जाता था इंडिया में, प्रेजेंट था कॉपर। जिस एरिया में डेवलप हुआ चालू, जैसे राजस्थान वगैरह में, जब जब ये डेवलपमेंट चालू हुआ हर लेट हड़प्पन पीरियड के बाद, या जब धीरे धीरे डेवलपमेंट उस तरफ से चालू हुआ, तो राजस्थान वगैरह भी काफ़ी डेवलप्ड है कॉपर में। कॉपर बहुत जल्दी हमें मिल गया क्योंकि तांबा जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एक। इसके ऑक्साइड्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल थे। और ऑक्साइड्स के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड्स को आपको रिड्यूस करना पड़ता है, जो कि फायर के थ्रू कर सकते हैं हम। फायर और कुछ जैसे कोल वगैरह मिला लें, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम मिला लें, जैसे कार्बन है जो कि ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन लेके हट इवेपोरेट हो जाएगा या हट जाएगा, तो हमको एक प्योर कॉपर, प्योर मेटल मिल जाएगा वहाँ पे।
तो इसलिए कॉपर सबसे पहले डिस्कवर हुआ उस टाइम पे। कॉपर वॉज मिक्स विथ टिन, जिंक एंड लेड। और जैसे हम अगर कॉपर को टिन के साथ मिलाते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिलता है। जिंक के साथ अगर आप मिलाओगे तो ब्रास मिलेगा। Cu प्लस ये हो जाएगा आपका ब्रास। कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज होता है, कॉपर प्लस जिंक ब्रास होता है। चालकोलिथिक कल्चर्स, इस कल्चर में जैसे हमने बात की स्टोन इम्प्लीमेंट्स थे और कुछ कॉपर के भी थे। और टाइम पीरियड इसका रहेगा 1800 बीसी के अराउंड। जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ रीजन्स में ये 10,000 बीसी तक भी था और कहाँ कहीं कहीं पे 800 बीसी तक भी चला, यानी बहुत टाइम तक चलता रहा है। 200 साल और आगे तक चलता रहा, कहीं कहीं पे खत्म होने के बाद भी। अब इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी चालकोलिथिक पीपल की? ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशंस बनाते थे ये लोग। अब नियोलिथिक पीरियड में हमने ये देखा कि हम छोटे छोटे स्टोन्स और हम छोटे छोटे जैसे इम्प्लीमेंट्स बना सकते थे स्टोन से। जैसे हम और स्टोन्स भी हम ऐसे टफ स्टोन्स यूज कर सकते, जैसे ऑब्सीडियन हो गया, कार्नेलियन हो गया, गार्नेट हो गया, ये वाले जो स्टोन्स है इनको भी हम यूज करना सीख गए थे। तो इनसे ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे बनते हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं ये। वुमेन वो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ शेल एंड बोन्स पॉलिश कर सकते थे अब हम शेल्स और बोन्स को, तो उससे भी बहुत आसान था ये बनाना। ह्यूमन इन्वेंटेड स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लोथ, कपड़े पहनना शुरू हो चुका था, कॉटन आ चुका था और धीरे धीरे कपड़े बनना, हाइड्स का कपड़े बनना, लेदर हो गया आपका, वुल हो गया, इनके कपड़े बनने शुरू हो चुके थे। अर्ली सेटलर्स कौन थे? इन्होंने ही पहले विलेज बनाए इंडिया के। जैसे जैसे नियोलिथिक पीरियड में हमने देखा सेटल्ड एग्रीकल्चर चालू हुआ, थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ। अब हम टूल्स बनाने लग गए, अब हम वेपन्स बनाने लग गए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी ट्राइब को। तो सेटल्ड विलेजेस और जो इनिशियल विलेजेस थे वो दिखना शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे हमें। क्रॉप्स वेस्टर्न इंडिया में बार्ले, वीट और लेंटिल मिल जाते हैं, दाल वाल सब ये उगाना चालू हो गए थे। जैसे कि हमने बात की नियोलिथिक पीरियड तक बहुत वार्म क्लाइमेट हो चुका था, तो जो ग्रासेस थी जिन जो कि जिन्हें आजकल अभी हम ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेनी क्रॉप्स, तो ये बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। साउथ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में राइस मिलता था। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है चालकोलिथिक कल्चर का, कहाँ कहाँ पे मिला है? पूरे कंट्री में मिला है, ऑलमोस्ट द होल कंट्री, एक्सेप्ट एक्सेप्शन है एक एल्यूवियल प्लेन्स में। अब आप इसको सोच के देखिए कि ये कारण क्यों होगा एल्यूवियल प्लेन्स का। एल्यूवियल प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन इंडिया। जो गेंजेस, गंगा यमुना दोआब है, गंगा से यमुना के बीच में जो एरिया पड़ता है और ये पूरा जो पट्टा है यूपी बिहार से लेके वेस्ट बंगाल तक जो चालू हो जाता है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। अब यहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं और ये सब है। पर इस टाइम पे खेत वगैरह नहीं हुआ करते थे, इस टाइम पे पुराने जंगल थे, बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़े बड़े जंगल। और इन जंगलों को क्लियर करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी, कॉपर के जो टूल्स थे हमारे पास या स्टोन टूल्स थे, वो इतने पोटेंट नहीं थे कि वो इतने बड़े बड़े पेड़ काट सके और हम आगे बढ़ सके। इसलिए हमें चालकोलिथिक कल्चर जो है वो एलिविए प्लेन्स में दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घने डेंस जंगल थे यहाँ पे उस समय, जिनको क्लियर करना आसान नहीं था। इसलिए अगर आपको चालकोलिथिक कल्चर कहीं भी मिल रहा है और अगर उसमें एल्यूवियल प्लेन्स का कुछ मेंशन है, तो डेफिनेटली चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ मिल ही नहीं सकता था, ऑप्शन ही नहीं था ह्यूमंस के पास कि हम वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर सकें। सो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स जो हमें मिले हैं वो एक्चुअली मालवा और सेंट्रल इंडिया में मिले हैं। इंपॉर्टेंट अर्ली साइट्स थी आपकी कायथा, ओके, एंड ईरन, दोनों ये साइट्स एमपी में है, बोथ साइड्स। और जो बाद में जो सेटलमेंट्स आए वो कुछ वेस्टर्न महाराष्ट्र में आए, ऑलराइट, और कुछ वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में सबसे आखिरी तक डेवलप हुआ है, यानी धीरे धीरे अब जब यहाँ से धीरे कुछ क्लियर करने चालू किया, हो सकता है कि जैसे सपोज कीजिए ये सेंट्रल इंडिया है, यहाँ से अब धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि तो ये सब तो जंगल है यहाँ पे, यहाँ पे ये सब जंगल है और हमें जाना है वेस्ट बंगाल की तरफ। तो धीरे धीरे कुछ कुछ लोग निकले, कुछ कुछ लोग निकले, 20 साल 30 साल ऐसे गैप कर करके यहाँ जाके सेटल हुए होंगे। जब सेटल हुए होंगे तब यहाँ पे हमें इसके सेटलमेंट्स दिखाई दिए हैं। इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स, वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करें हम तो ईरन है, यहाँ पे कायथा है, नवादा टोली है, ओके।
महाराष्ट्र की बात करें अगर हम, तो महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है जोरवे, नेवासा, देमाबाद। पुणे या मराठवाड़ा रीजन है जो, यहाँ पे आपको चंदोली, इनामगांव, सोनगांव और नासिक भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि अब ये अगर हम, अगर आपने नोटिस किया होगा ये सारे, अगर आपको पता होगा ये सारे जो है या तो ये किसी रिवर के पास है, ऑलराइट, या तो ये थोड़े हाइट पे है। कोई भी आपको वैली में नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, कोई भी आपको लो लैंड्स में नहीं मिलेगा। सब या तो रिवर्स पे होंगे या तो कुछ हाइट पे होंगे। इसके बाद जो है हमारा ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल की जो हमने बात की थी, जो लास्टली डेवलप्ड है साइट्स, इसलिए ज़्यादा मेंशन भी नहीं होती है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन था इसलिए हमने ये मेंशन किया है। ये बुरदुआ में पांडु राजर धीबी, बुरदुआ में है ये, पांडु राजर धीबी। एक मिदनापुर में है, महिषडाल करके, ये एक फेमस साइट है। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि अगर आपको बात करी जाए ईस्टर्न इंडिया में क्या मिला है, तो ईस्टर्न इंडिया में अगर कोई चालकुलिक साइट है, महिषदल है। बिहार में चिरांद है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद की। यहाँ पे पूरा का पूरा कल्चर मिलता है हमें, और बहुत अच्छे एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे चिरांद में। इलाहाबाद रीजन में भी कुछ साइट्स मिली हैं हमें। अब सेटलमेंट फीचर्स क्या थे इनके, ये सारे जो सेटलमेंट्स थे फोर्टिफाइड थे। जो ये आपका कायथा हो गया, ईरन हो गया और इनामगा हो गया, ये फोर्टिफाइड थे, यानी ये सेटलमेंट है मान लीजिए। और इसके आजू बाजू ऐसे फेंस वगैरह या फेंसिंग वगैरह करके रखी हुई है, छोटे छोटे गाँव या छोटे घर हो गए, ये आपकी फील्ड्स हो गई एग्रीकल्चर की, और जो आपके रिसोर्सेज वगैरह ये सब, ये इसके अंदर फोर्टिफिकेशन के अंदर ही आ जाते थे, इसलिए फोर्टिफाइड है। प्रोटेक्टेड बाय डिफेंसिव वॉल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ओके, ये फोर्टिफिकेशन का मतलब है आपका। पुअर सेटलमेंट इन ईस्टर्न इंडिया, जो ईस्टर्न इंडिया था वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो सका, क्योंकि जब तक ईस्टर्न इंडिया डेवलप हुआ तब तक लगभग लगभग ये मान के चलिए कि तब तक आयरन एज आ चुकी थी, इन्वेजन चालू हो गया था, और बहुत सारे लोग पेड़ काटते हुए और ये सब करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे, इसलिए ये ज़्यादा डेवलप नहीं करे। वैसे भी इन लोगों ने लेट डेवलप होना चालू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंडिया में पहले सेटल हुए, धीरे धीरे, जैसे अब बीच में तो घने जंगल है, धीरे धीरे पहुंचेंगे 100-150 साल में वहां तक पहुंचे लोग, बंगाल की तरफ, बंगाल और बिहार की तरफ, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। जब तक 200 साल में ये यहाँ पे डेवलप होते, तब तक यहाँ से नया कल्चर आना चालू हो गया था। तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये चिरांद हो गया, ये पांडुराज डीबी हो गया। पुअर इन नेचर गेव इंडिकेशन ऑफ सिंकहोल्स, सिंकहोल्स है यहाँ पे अधूरापन है एक तरीके से, जो हमें कल्चर, जो चालकोलिथिक कल्चर हमें ईरान में या कायथा में देखने को मिलता है, वो उस तरीके का हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। टूल्स और वेपन्स किस तरीके से यूज हुए थे, स्मॉल टूल्स चालू हो गए थे यूज होना, और वेपन्स जो थे अभी भी पत्थर के बन रहे थे, जैसे फ्लिंट स्टोन हो गया, कोई पत्थर का नुकीला नुकीला चाकू जैसा कुछ हो गया, तो वो सब बन रहा था अभी भी। कुछ सेटलमेंट में हमें कॉपर इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और कॉपर टेक्नोलॉजी जो थी वो थोड़ी डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे। अभी इस टाइम की इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो क्या क्या है, जहाँ पे टूल्स और वेपन्स अच्छे से मिले हैं हमें, वो वाली साइट से हमें एक आहर मिलता है, ओके। आहर में आपको एक कंप्लीट जो स्टोन टूल्स है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, आहर में आने आपको सिर्फ कॉपर के टूल्स मिलेंगे। दिस सजेस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉपर टूल्स। तो गिलुंद है एक, कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री है यहाँ पे, ऑलराइट। आहर वैसे अपने आप में कल्चर भी है, आहर कल्चर बोलते हैं हम जिसे। फिर पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑलराइट, ये पॉटरी यूज होती है ब्लैक एंड रेड वेयर। आज के टाइम पे भी हम ब्लैक एंड रेड वेयर यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा, यानी टेक्नोलॉजी उस तरीके की नहीं है, पर हाँ उस लगभग लगभग सिमिलर है, यानी काफी एडवांसमेंट आ चुका था। अगर हम पहले की बात करें, जैसे पीजीडब्ल्यू वगैरह था, ब्लैक एंड रेड वेयर तक हम आ चुके हैं। ये जो चारकोल भी काफी टाइप की पॉटरी यूज करते थे, यानी मल्टीपल टाइप की टेक्नोलॉजीज थी इनके पास। अब इसके फीचर्स क्या है ब्लैक एंड रेड वेयर के, व्हील मेड होती है, यानी व्हील का डेवलपमेंट हो चुका है। ऑब्वियसली हमने पहले ही बात करी कि मीजोलिथिक पीरियड में ही व्हील का डेवलपमेंट हो चुका था। सम पेंटेड विद वाइट एंड लीनियर डिजाइन, सुंदर दिखाने के लिए अब डिजाइन भी बनने लग गए थे इन सब पे।
डिफरेंट चालकोलिथिक कल्चर्स यूज डिफरेंट पॉटरी स्टाइल्स एंड डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। अब चालकोलिथिक पीपल को कौन से जानवरों के बारे में पता था, तो हर जोग्राफिकल एक्सटेंट में एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल वाज ब्रेड टू द फुलेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा उसका अच्छे से यूज़ किया गया और अच्छे से उनका डोमेस्टिकेशन किया गया, कल्टीवेशन में यूज़ किया गया। बहुत सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बहुत ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ, ये यहाँ पे ये वाला जानवर के बारे में, जानवरों का बहुत पालन पोषण किया गया था। जैसे पीपल लिविंग इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र। और अगर आप बात ये समझे, ये वाली ये जो 3 रीजन है, यहाँ पे आज भी मोस्ट नंबर ऑफ कैटल्स पाया जाता है आज के टाइम पे भी। तो एनिमल्स कौन से थे, जैसे डोमेस्टिकेट किए थे, काऊ, शीप, गोट, पिग, बफेलो। डियर भी हंट करते थे, कैमल्स के रिमेन्स भी मिले हैं। और पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इनको घोड़ों के बारे में पता था। हॉर्सेस आर नॉट इंडिजीनियस ब्रीड उस टाइम पे। उसके बाद तो जब इंडिया में डेवलप होना चालू हुए हैं, वहां से बाहर से जब लोग लेकर आए और इंडिया में ब्रीडिंग चालू हुई, तब वो इंडियन हॉर्स और काठियावाड़ी हॉर्स, हम ये सब जब बातें करते हैं, तो ये तब डेवलप होना चालू हुए ये सारी ब्रीड्स। बट चालकोलिथिक पीपल डिडंट नो अबाउट हॉर्सेस। Some animal remains were identified as horse, donkey, or wild ass, but exact identification remains uncertain. जैसा कि मैंने बोला कि पता, यानी लगभग पता नहीं था, लेकिन वो गधों के बारे में या वाइल्ड एसेस हो गए, जो जंगली घोड़े हो गए, इन सब के बारे में तो आइडियाज था कुछ, यानी ये जानवर अगर अवेलेबल थे तो उनके भी रिमेन्स मिले हैं। फूड प्रैक्टिसेस क्या थी, जैसे कि बात करी हमने, ये सब ये उगाते थे और यूज करते थे। फूड ग्रेन्स मिले हैं नवादा टोली में। एडिशनल क्रॉप्स, बेर, लिंसेड, रागी, कॉटन, ये कुछ और जो कल्टीवेशन किया जाता था जिन जिन क्रॉप्स का, ये वो है। चालकोलिक पीपल ऑल्सो कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे जैसे हम डेवलप हो रहे थे, फुल्ली हम सेटल्ड और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बिलीव तो हम उस तरीके से करते नहीं थे, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव बीन ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। इन ईस्टर्न इंडिया फिश हुक्स, रिमेन्स ऑफ राइस हैव बीन डिस्कवर्ड। ईस्ट इंडिया में बंगाल में वहाँ पे आज भी, बंगाल, बिहार, ओके, वहाँ पे आज भी कल्चर है फिश एंड राइस का। अब हाउसेस किस तरीके से होते थे चालकोलिथिक पीपल, क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में हम सेटल घरों में रहना चालू शुरू कर दिया। चालकोलिथिक पीपल ऑल्सो कंटिन्यूड दैट ट्रेडिशन, और वो भी घरों में ही रहे मोस्टली। पर अब जो घर थे, अब वो घर, जो वो, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, जैसे बर्न ब्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं होती थी कि पकी हुई ईंटों का घर बन रहा है, लेकिन कच्ची ईंटें या मड ब्रिक्स या थोड़े बड़े घर होना या थोड़ा प्राइवेट घर होना, ये सब शुरू हो चुका था। तो दे वर नॉट फेमिलियर विद बर्न ब्रिक्स, ओके। मड ब्रिक्स से घर बनते थे। वॉटल एंड दुआब, ठीक है, ये एक टाइप का मटेरियल है, जैसे ये लिखा हुआ भी है हमने, वॉल्स मेड बाय इंटरवीविंग वुडन स्टिक्स और बैम्बू एंड प्लास्टरिंग देम विद मड। यानी आपने जैसे, ये आपने ऐसे घर देखे होंगे, ऐसे, ये ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये रहता है, ये ऊपर आपके पूरे बाम्बू रहता है और इसके ऊपर ये ऐसा प्लास्टर किया जाता है मड का, तो ये पूरा घर बन जाता है इस तरीके से। ये इसको हम वॉटल एंड डॉब कहते हैं। हाउसेज वर मोस्टली थैच्ड हाउसेस। थैच्ड हाउसेस यानी वही लकड़ी के घर, उस तरीके से ऐसा रहता है। इनाम गांव में मिले हैं घर, जो अर्लियर फेज है चालकोलिथिक पीरियड का, यानी इनाम गांव सेटलमेंट का, उस टाइम पे मिले हैं लार्ज मड हाउसेस, ओवंस, ओवंस भी मिले हैं खाना वगैरह पकाने के लिए आपको। सर्कुलर पिट हाउस मिले हैं। सर्कुलर पिट हाउस में क्या होता था, ऐसा जैसे ये सर्कल है, ये ऊपर आपका ये हो गया कवर, जो ये घर है आपका, ये अर्थ के नीचे रहता था इस तरीके से। घर के अंदर की एंट्री ऊपर से, जमीन से नीचे की तरफ होती थी। ये सर्कुलर पिट हाउस है। और लेटर फेज में क्या मिला, हाउस विद 5 रूम्स, indicates that families were large.
धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, जो लेटर फेज आया यहाँ का इनाम गांव में जो हमें सेटलमेंट मिलते हैं, जो तो बड़े घर भी मिलते हैं, या इतने बड़े घर के 5 कमरे हैं एक घर के अंदर। सेम ऑब्वियसली सेम तरीके का है, पिट हाउस ही है लेकिन बड़ा है। इससे एक और चीज मालूम पड़ती है, इससे ये चीज मालूम पड़ती है कि वहां पे कोई एक इंसान रहता है जो 5 कमरे का मकान अफोर्ड कर सकता था। तो ये क्लास डिफरेंस का इमरजेंस भी दिखाता है। ठीक है। जोरवे कल्चर, ये भी महाराष्ट्र में ही मिलता है हमें। became stable, settlements became stable and widespread. The phase called Jorwe culture, because its type site is Jorwe village near Parvara river. ये क्वेश्चन आ चुका है परवरा रिवर का। ओके, यूपीएससी पूछ चुका है ये परवरा रिवर का क्वेश्चन। फीचर्स क्या है जोरवे विलेज के? जोरवे विलेज वाज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, हाउसेस बिल्ट क्लोज टुगेदर इन अ क्लस्टर्ड फॉर्म। छोटे छोटे घर बने थे ऐसे 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 आसपास में। हाउसेस बस सर्कुलर और रेक्टेंगल, जो कि मैंने बात करी पहले पिट हाउसेस, फिर ये थोड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ होगा तो रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले हैं कुछ, और अलग अलग साइजेस के थे। अब हम बात करेंगे कि चालकोलिथिक एज में जो सोशल लाइफ वगैरह थी वो सब कैसी थी। तो सोशल इनइक्वालिटीज दिखना चालू हो गई थी। सोशल इनइक्वालिटीज किस तरह, जैसे हमने बात करी अभी घरों की। ओके, हाउसेस। एक और तरीका है जानने का, बरियल्स है एक, कि किसी को दफनाया किस तरीके से जाता है। अगर उसके बरियल में बहुत सारा सामान मिलता है, मैनी थिंग्स, मतलब वो एक अमीर आदमी था, और अगर ज़्यादा सामान नहीं मिलता है तो वो एक गरीब आदमी था। तो एक क्लास डिफरेंस दिखाता है उस टाइम का। सोशल इक्वालिटी नोन फ्रॉम मटेरियल्स रिमेन्स फाउंड इन द ग्रेव्स। ओके, जो मैंने बताया बरियल में जैसा मिलता था, जो सामान मिला है उसके हिसाब से ये समझ में आया कि सोशल इनइक्वालिटीज थी। चंदोली और निवासा में भी हमें एविडेंस मिलते हैं, जैसे ग्रेव्स ऑफ चिल्ड्रन वर बरीड विद कॉपर बेड नेकलेस। ओके, अदर ग्रेव्स में ओनली पॉट्स एज ग्रेव गुड्स। तो यानी ये अमीर का बच्चा है, रिच किड, और ये पुअर किड है। जो ग्रेव में मिला है उसके हिसाब से समझ में आता है कि हाँ भाई क्लास में डिफरेंस था। इंडिकेट डिफरेंस इन वेल्थ एंड सोशल स्टेटस अमंग पीपल। अब इकोनॉमी क्या बोलती है चालकोलिथिक पीरियड की? ये एक विलेज इकोनॉमी थी, बिकॉज सेटल हो गए थे हम। ओके, सेटलमेंट आ चुका था, प्लस एग्रीकल्चर था हमारे पास। पर सबसे बड़ा कारण क्या था, बिगेस्ट रीजन? सेटल होने का इंसानों का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे सर, जानवर तो चल सकता है, उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। जी नहीं। कैटल्स, शीप्स, गोट्स, ये जो जानवर हैं, ये अगर आप, बहुत ही डोसाइल टाइप के जानवर है, बहुत सीधे साधे जानवर होते हैं ये। ना इन्हें कुछ करते आता है, और एक बार ये अगर डिपेंडेंट हो गए इंसान पे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। ना घास चरने जा सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। तो एक इंसान की और रहने की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए एक जगह पे सेटल होके इनको डोमेस्टिकेशन अगर किया है तो वहां पे बैठने, यानी वहीं पे रहना पड़ता था इंसान को। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता उनको। प्रेडेटर्स हमला करेंगे, शेर है, जंगली कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, ये सब इनके ऊपर अटैक करेंगे। आपका जो चीजें हैं, यानी आपका जो एनिमल है वो मर जाएगा। तीसरी चीज, डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। और कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था कि ये चीज तेरी, ये चीज मेरी, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, जब हमने ऊपर बात करी क्लास डिफरेंस की, तो क्लास डिफरेंस क्लियर कहाँ से होता है? क्लास डिफरेंस यहीं से तो क्लियर होता है कि भाई तेरे पास क्या है और मेरे पास क्या है।
और वहीं से जन्म देता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ये जो है सेटलमेंट, इस तरीके से विलेज इकोनॉमी स्टार्ट हुई है। एक आदमी को अपने जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो अपने असेट्स है, उसको बचाने के लिए एक जगह पे रुकना ही पड़ा। वो ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं छोड़ देता हूँ या किसी के भरोसे चला जाता हूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता था। तो इसलिए वहां रुकना पड़ा और वहां पे सेटल होना पड़ा। एंड दैट्स व्हाई द इमर्जेंस ऑफ विलेज स्टार्टेड फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस रीजन। Chalcolithic people but did not develop urban civilization. They were rural basically. अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा में जैसे हमें अर्बन सिविलाइजेशन मिलता है, वैसे चालकोलिथिक पीरियड में हमें मतलब चालकोलिथिक पीरियड में अर्बन सिविलाइजेशन नहीं मिलता, यानी डेवलपमेंट कुछ खास नहीं था। पीपल केम, they saw land, a parcel of land, they found the resources, the animals that they were able to domesticate, and thus they stayed there. There was no option कि मैं इस चीज़ को और डेवलप करता हूँ और मे बी आई फाइंड सम न्यू टेक। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। अगर एक जगह आप सेटल हो गए हो तो आप वहाँ पे सिर्फ एक सेटल्ड, आप बस एग्रीकल्चर कर रहे हो या वो कर रहे हो और अपनी जनसंख्या है वो जनसंख्या बढ़ा रहे हो वहाँ पे, बस ये कॉन्सेप्ट था उसका। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, कोई कल्चरल एडवांसमेंट नहीं था, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। चालकोलिथिक पीरियड के बाद बेसिकली हम आगे और कोई डेवलपमेंट इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसके बाद इन्वेजन हुआ। उसके बाद इन्वेजन का मतलब नॉट नॉट से कि इन्वेजन कहीं बाहर से हुआ। इन्वेजन यानी जैसे मान लो ये जो है ये 200 साल से ऐसे ही है स्टैग्नेंट। तो अगर इन इस सिविलाइजेशन ने अगर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो वो आके यहाँ पे इनको हटा देगा, ऑब्वियस सी बात है, उनके एसेट्स रख लेगा। तो ये हुआ उसके बाद। फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो हमें मिलते हैं कहीं कहीं पे, सराउंडेड बाय मोट्स। मोट्स आर बेसिकली, जैसे आपने मूवीज या वो देखे होंगे पहले कार्टून वगैरह, तो ऐसा मान लीजिए महल है, तो ये महल के चारों ओर ये ऐसा रहता है, डिच रहता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं ताकि कोई अंदर की तरफ ना आ पाए, उसे मोट कहते हैं। इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड फोर्ट जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, इनाम का हिरन का था, यही है। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें क्या मिलता है चालकोलिथिक पीरियड के? स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग का प्रोसेस चालू हो गया था, यानी कॉपर पिघला के आप कॉपर का कोई ऑक्साइड लीजिए, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, सी हो गया, CuSO4 हो गया। CuSO4 बहुत अबंडेंटली अवेलेबल था, कोई भी पत्थर तोड़ोगे तो अब CuSO4 मिलेगा, बॉक्साइट मिल ही जाता है। इसको आपने हीट किया, ओके, हीट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हो गया आपका कोल, ओके, कोल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से जो हमें मिला वो हमें मिला CO2 जो कि गैस से उड़ गई, प्लस आपको मिला Cu मेटल। ये है स्मेल्टिंग प्रोसेस। They were experts coppersmith, obviously because the culture is chalcolithic. They were also skilled workers on stone, और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड। क्योंकि भाई जैसे अगर मान लीजिए कुछ भी आपको करना है, किसी को शार्पन करना है, पॉलिश करना है, तो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और पत्थर वगैरह यानी जो भी टूल्स हैं वो लगते थे, तो माइक्रोलिथ भी हमें बहुत सारे मिले उस टाइम पे। स्पिनिंग एंड वीविंग, चालू पीपल न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कपड़े सिलते और बुनते आता था उन्हें। इसके एविडेंस हमें मिले मालवा में, जहाँ स्पिंडल होल्स मिले हैं। स्पिंडल होल क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज इन स्पिनिंग थ्रेड। जैसे इस तरीके से होता है स्पिंडल होल। अब यहाँ से ये थ्रेड डालते जाते हैं और ये इस पे लपेटता जाता है ऐसे, ये स्पिंडल होल होता है। महाराष्ट्र में हमें कॉटन और सिल्क के रिमेन्स मिले हैं, ऑलराइट। अब बरियल प्रैक्टिस क्या रहती थी इनकी, चालकोलिथिक पीपल की? अनलाइक हड़प्पन, चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट यूज सेपरेट सेमेटरीज। इन महाराष्ट्र डेड बॉडीज वर बरीड इन अर्न्स अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस। अर्न्स यानी बड़े मटके रहते थे, ऐसा मटका है बड़ा सा, इसके अंदर पूरी डेड बॉडी डाल दी, एक एक पूरा पर्सन है इसके अंदर, और इसी को घर के नीचे दफन कर दिया। तो ये होता है, इसको अर्न बरियल कहते हैं। महाराष्ट्र में बॉडीज वर बरीड इन नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, साउथ इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन।
ये बहुत ही छोटी चीज़ है जिसके ऊपर खेला जा सकता है, यूपीएससी अगर खेलना चाहे तो, या कोई भी स्टेट पीएससीएस भी खेलना चाहे तो, कि बॉडी किस तरीके से मिली है, ओरिएंटेशन क्या है। टाइप्स क्या है? कंप्लीट और एक्सटेंडेड बरियल, जिसमें पूरी बॉडी को, यानी सीधी बॉडी जो है ऐसी लेइंग पोजीशन में, उस तरीके से जब दफनाया जाता है तो उसको हम एक्सटेंडेड और कंप्लीट बरियल कहते हैं। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं, और वेस्ट बंगाल में हमें मिला है जैसे फ्रैक्शनल बरियल बोलते हैं, जैसे सिलेक्टेड बोन्स और बॉडी पार्ट्स वर बरीड आफ्टर डिकम्पोजिशन। बॉडी किसी की है डिकम्पोज होने के लिए रख दी, जो बड़ी बड़ी बॉडी, जो बड़ी बड़ी बोन्स, जैसे स्पाइन बच जाती है आपकी, या थाई बोन हो गई, स्कल हो गया, ये जो बोन्स है ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, ना ही कोई जानवर इन्हें लेके जाता है ज्यादा, तो ये वाली जो बचती थी इनको इनको बरी कर दिया था, तो इसको हम पार्शियल बरियल कहते हैं, फ्रैक्शनल बरियल। सॉरी। रिलीजन किस टाइप का था? रिलीजन के बारे में जो है चालकोलिक पीपल की कुछ भी स्पेसिफिक नहीं पता चला है, कुछ भी आइडिया नहीं है ज़्यादा, पर कुछ चीज़ें मिली है जिससे गेस किया जा सकता है। जैसे मदर गॉडेस वर्शिप। मदर गॉडेस वर्शिप क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो हम भूदेवी की बोलते हैं, ठीक है, भूदेवी। अब भूदेवी का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई एक माता होती है जो, इनकी पूजा करने से एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ठीक है, फिर चाइल्ड बर्थ में मदद होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स होता है। और ये जो है मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट हर बहुत सारे आपके बहुत सारे कल्चर्स में मिला है। जैसे हमें हड़प्पन कल्चर में मदर गॉडेस का एक एविडेंस मिलता है। तो टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन हैव बी फाउंड इन इनामगांव दैट सजेस्ट चालकोलिक पीपल वर्शिप मदर गॉडेस। अब एक होता है बुल कल्ट। बुल कल्ट में मोस्टली नंदी पूजा बोलते हैं जिसे हम, वो होती है बुल कल्ट। तो वो बुल कल्ट में क्या होता है? बुल कल्ट का एविडेंस हमें मालवा राजस्थान में मिला है। तो स्टाइलाइज्ड बुल टेराकोटा figures have been discovered, क्योंकि बुल्स वर यूज टू प्लो द फील्ड्स, तो इसलिए बुल का भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बुल सर्व रिलीजियस कल्ट सिंबल। इंपॉर्टेंस क्या है आप चालकोलिक कल्चर की? जो ये सब पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि भाई चालकोलिक कल्चर था तो इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है चालकोलिक कल्चर के डेवलपमेंट से, और एडवांसमेंट किस तरीके से हुआ। बाकी मेटल का और स्मेल्टिंग प्रोसेस हो गया जैसे आपका, और आपका वीविंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चालकोलिक पीरियड की। तो और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इसका ये है कि भाई ये पहला ऐसा कल्चर था जो कि स्कैटर्ड नहीं था। अगर आपने देखा कि मैंने बात करी जोरवे की, फिर हमने बात करी कि भैया आपका पांडु राजदीबरी है, जैसे आपने वेस्ट बंगाल में चिरांद हो गया, सेंट्रल इंडिया में भी फैला हुआ है, साउथ इंडिया में भी तो एविडेंस मिलता है थोड़ा सा, यानी इतना जो है, सिर्फ एलुवियल जो प्लेन्स है वो पार्ट छोड़ के हर जगह पे आपको चालकोलिथिक कल्चर का एविडेंस मिल जाता है लगभग इंडिया में। तो इसलिए इसकी एक बहुत वाइड जोग्राफिकल स्प्रेड है इसका, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर जगह लगभग मिल जाता है। टूल्स जो इनने यूज करे, इतने सारे टूल्स यूज करे इन लोगों ने, माइक्रोलिथ्स यूज किया, स्टोन टूल्स हो गया, फिर कॉपर टूल्स बन गए, फिर आप कॉपर स्मिथ बन गए यहाँ पे, ओके, स्मेल्टिंग चालू कर दिया आपने, अपने आप में पूरी कम्युनिटीज बन गई कॉपर स्मेल्टिंग पे। फिर प्योर्स जो सिर्फ पत्थर जो लोग यूज करते थे, वो लोग एक स्टेप ऊपर चले गए, वो मेटल यूज करने लगे, यानी कितनी बड़ी बात है। यानी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी में कि भैया जो चीज पहले पत्थर यूज की, जैसे पत्थर ब्रिटल होता है, कहीं पे जोर से मार दो तो पत्थर टूट जाएगा, मेटल नहीं टूटता है। ये उस बात का इंपॉर्टेंस है। अगर मुझे ऐसे इम्प्लीमेंट्स बनाना है जो शार्प हो, तो पत्थर को मैं इतना शार्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेटल को इतना शार्प कर सकता हूँ। ये एक डिफरेंस है। तो बहुत ही बड़ा प्रेवलेंट एक इसने ऑप्शन दिया ह्यूमंस को कि हम और एडवांसमेंट की तरफ जा सके, और कल्चर को डेवलप कर सके, और भी दूसरी चीज़ों में ध्यान लगा सके। पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे। पॉटरी भी सिर्फ अब सिर्फ पॉटरी ऐसे नहीं थी कि हमें अनाज स्टोर करना है इसलिए पॉटरी चाहिए, या भैया पानी लेके चलना है इसलिए पॉटरी चाहिए।
अब थोड़ी और इसमें चीज़ें आने लग गई, जैसे कुकिंग, ईटिंग, स्टोरेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमें इनके टाइम पे एक लोटा भी मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोटा मिला है पर थाली नहीं मिली है। यानी पानी पीने के लिए तो था, लेकिन खाना खाने के लिए थाली नहीं थी। थाली खाना खाना शायद अभी भी हम पत्तों पे खा रहे हो, लेकिन पानी रखने के लिए या किसी को जैसे वॉशरूम जाने के लिए वगैरह लोटा का एविडेंस मिलता है। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट पीपल इन इंडिया टू यूज पेंटेड पॉटरी, मतलब डेकोरेट किया इन लोगों ने पॉटरी को, सिर्फ यूज नहीं किया, आर्टिस्टिकली थोड़ा एडवांस हुए, पेंट किया, वाइट लीनियर ड्राइंग्स बनाई उसके ऊपर, काफी कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साउथ इंडिया में हमें क्या मिला, साउथ इंडिया में हमें नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर मिला, यानी पूरी तरीके से नियोलिथिक खत्म नहीं हो पाया और चालकोलिथिक चालू हो गया। से नियो है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से चालकोलिथिक शुरू हो चुका था। तो ये वाला जो पार्ट है, इसे अगर दिख रहा हो आपको, ये नियोलिथिक खत्म नहीं हुआ और यहाँ से चालकोलिथिक चालू हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कल्चर हमें साउथ इंडिया में मिलता है। ग्रेजुअली मर्ज विद चालकोलिथिक पीरियड। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चालकोलिथिक कॉलोनाइजर बेसिकली, और ये इसका एविडेंस हमें मिलता है वेस्टर्न महाराष्ट्र और राजस्थान में तरफ से। ओके, अब कुछ जगहों पे क्या हुआ, ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम पहले बात करें, पैलियोलिथिक आया, फिर मीजोलिथिक आया, फिर आपका नियोलिथिक आया। ओके, अब इसके बाद आना चाहिए चालकोलिथिक, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। डेवलपमेंट तो यही होगा कि पहले ये कल्चर, फिर ये कल्चर, फिर मैंने ये सीखा, फिर मैंने ये सीखा। अब ये वाले जो रीजन है वेस्टर्न महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे हो गए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें स्किप हो गई है, जैसे कुछ पार्ट स्किप हो गया, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी जगह पे सीधे डायरेक्ट हमें चालकोलिथिक का एग्जाम्पल मिलता है, हमें बीच का चीजें नहीं मिलती। तो इसलिए लगता है कि भैया यहाँ पे कुछ था नहीं और ये लोग डायरेक्ट कहीं से आ गए वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी लेके कॉपर यूज करने की। तो ये है, इन दिस रीजन चालकोलिथिक पीपल अपीयर्स टू हैव एक्टेड एज कॉलोनाइजर्स, दे एस्टैब्लिश न्यू सेटलमेंट इन लेस इन प्रीवियसली लेस सेटल्ड रीजन्स। यानी यहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिली है, एविडेंस इसका है नहीं, कुछ भी एविडेंस ज्यादा है नहीं यहाँ पे। हो सकता है कुछ थोड़ा सा मिल गया हो, या हो सकता है कुछ थोड़ा सा मिल गया हो कि कोई पास ऑन हो रहा हो तो कुछ मिल गया हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि सीधे एक खाली जमीन थी और सीधे चालकोलिथिक पीपल आके वहां पे जम गए। क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड की जो अगर हम एविडेंस खोजते हैं आर्कियोलॉजिकली, उसके नीचे हमें कुछ भी नहीं मिलता पुराने कल्चर्स का, कि पैलियोलिथिक कुछ मिल जाए या कोई और एविडेंस मिल जाए ह्यूमन सेटलमेंट का, कुछ भी नहीं मिलता, सीधे चालकोलिथिक पीरियड मिलता है। यहाँ पे भी वही हुआ, सीधे हमें ये पहले विलेज बनाए उन लोगों ने। ओके, और वही सीरियल्स, दे कल्टिवेटेड मोर सीरियल्स देन द नियोलिथिक कम्युनिटीज, चलो क्योंकि सेटल्ड होना चालू हो गया था। बरियल प्रैक्टिस महाराष्ट्र में किस तरीके से मिली, नॉर्थ साउथ बात कर चुके हैं, कंप्लीट और एक्सटेंडेड बरियल। साउथ में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट बंगाल में फ्रैक्शनल पोस्ट एक्सट्रैक्शन बरियल। ओके, यानी वो बोन्स कलेक्ट करके उनको करना। तो रीजनल डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है इसमें, कस्टम्स और बिलीफ में। अब लिमिटेशन क्या थी चालकोलिथिक कल्चर की, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, बहुत सारे बच्चों के ग्रेव्स मिले हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। क्या वह हुआ, जब जब तक इंसान चलता रहता है ना, तब तक बीमारियां इतनी नहीं फैलती। जब आप सेटल हो जाते हो एक जगह पे, अब पास पास बहुत सारे लोग सेटल हो गए, अब वेस्ट डिस्पोजल है, ह्यूमन वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, खाने का वेस्ट है, फिर ट्रैश है आपका, फिर आप कोई जो एक्टिविटी कर रहे हो उसका वेस्ट है। सपोज करो कोई कोई जानवर काट रहा है, तो हो सकता है अपने घर के बाहर ही काट रहा हो, तो पड़ोस वाले को तकलीफ हो, बीमारियां फैलती हैं। उस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी स्काई रॉकेट होगी उस टाइम पे, और बहुत सारे बच्चों की हमें ग्रेव्स देखने को मिलती हैं अगर हम वहाँ पे आज के टाइम पे भी एक्सकवेशन वगैरह करते हैं तो। और ये भी एक मिथ है कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होती हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन पे ध्यान देने से। फूड प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा, उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा उस रीजन पे, और उतनी ही ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। लिमिटेशन एक और थी कि रूरल नेचर था, ये डेवलप नहीं कर पाए, हड़प्पन की तरह अर्बन कल्चर नहीं बना पाए ये, तो एक रूरल कल्चर था। लिमिट कॉपर क्या था, आई एम सॉरी, लिमिट कॉपर की भी कुछ लिमिटेशन थी कि कॉपर सॉफ्ट था, ड्यूरेबल नहीं था,
कॉपर बहुत जल्दी खराब हो जाता है अगर मान लीजिए उसमें ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है उसका। आपने देखा होगा हरे हरे रंग का हो जाए, हरे रंग की परत जमने लगती है कॉपर की, तो वो यूजेबल नहीं रहता ज़्यादा और लिमिटेड है सप्लाई में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। आपने मान लीजिए ओर से अगर आपने कॉपर बनाया और उसको लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रोसेस नहीं किया तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया ओर में। तो सप्लाई बहुत लिमिटेड रहती है और बहुत अच्छे से यानी यानी काफ़ी उसका सही यूज़ करने का एक तरीका होता है। स्टेनलेस स्टील की तरह नहीं कि हमने यूज़ कर लिया और पड़ा हुआ है 25 साल तो भी कुछ नहीं हुआ, कॉपर खराब हो जाता है तुरंत। चाइल्डहुड कल्चर रिमेन रूरल एंड विलेज बेस्ड एंड डिड नॉट डेवलप इनटू अर्बन सिविलाइजेशन। उसके बाद तीसरा है लैक ऑफ ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी। कॉपर तो यूज कर पा रहे थे लेकिन कॉपर को ये नहीं कर पा रहे थे हम कि कॉपर के साथ हम टिन मिला लें, क्योंकि टिन अवेलेबल नहीं है इंडिया में बहुत हाई क्वांटिटी में। इंडिया में जिंक अवेलेबल है, मिल जाता है, लेड भी मिल जाता है, ब्रास बनाया जा सकता है, पर ये तो और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, हम टिन ही नहीं बना पा रहे थे। तो पीपल डिड नॉट नो अबाउट हाउ टू मिक्स कॉपर विद टिन, दे कुड नॉट प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब होता है आपका तांबा, तांबा नहीं सॉरी पीतल। ओके, पीतल पीतल, तांबा तो कॉपर होता है, ब्रॉन्ज का मतलब होता है, ब्रॉन्ज का मतलब होता है पीतल। और ये क्या होता है एक्चुअली, ब्रॉन्ज थोड़ा स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग होता है, हैवी और हैवी भी होता है। तो ब्रॉन्ज बहुत सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी चलते हैं, ब्रॉन्ज का आपका इम्प्लीमेंट्स बनाए जा सकते हैं, वेपन्स बनाए जा सकते हैं, काफी स्ट्रांग रहता है ब्रॉन्ज। पर हम वो डेवलप कर ही नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, यानी चार को जो पीपल थे। सिग्निफिकेंस है जैसे ब्रॉन्ज का स्ट्रॉन्गर है, ड्यूरेबल है, ओके, यूजफुल है जैसे अभी हमने बात करी। और ब्रॉन्ज लेड टू राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। अगर जैसे अगर आपको पता हो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले हैं इजिप्ट में, और वो भी पेंटेड। और पेंटेड ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले हैं। तो ये बहुत जल्दी हेल्प करता है ताकि ये यूज करा जा सके एज एन आर्टिफैक्ट। आर्ट का भी यूज किया जा सकता है, तो रिलीजन भी डेवलप हुआ। और उसके बाद आपके इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स बनाने में भी यूज किया जा सकता है ब्रॉन्ज। पर ये उस टाइम डेवलप नहीं था इंडिया में, राइटिंग नहीं थी कोई, और सिटीज भी कोई डेवलप नहीं हुई थी। दे डिड नॉट नो राइटिंग, राइटिंग का कोई फीचर नहीं था, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा जाता था, तो इसलिए ये एक उसकी लिमिटेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, ये एक अर्बन कल्चर था, ये भी कुछ वहाँ पे खास नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे जब इंडस सिविलाइजेशन में अर्बन कल्चर चालू हो चुका था, तब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका आईवीसी चालू हो चुका है, तो यहाँ पे आपका लेट चाल को चल रहा है, इतना डिफरेंस था इन दोनों की टेक्नोलॉजी में, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऐसा हो नहीं पाया। Chalcolithic culture came after the Indus Valley civilization, yet did not gain much benefit from the advancement of Harappan technology. जैसे जैसे यहाँ पे डिक्लाइन चालू हुआ तो टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो गई यहाँ पे। जो जैसे हम आगे पढ़ेंगे आईवीसी का, जैसे जो आईवीसी में क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि भैया जो ग्रिड पैटर्न वगैरह थे, या जो भी फिर आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, जैसे घर मिले हैं, बर्न ब्रिक्स मिली है, और एक स्क्रिप्ट मिली है, उनकी अपनी लैंग्वेज हुआ करती होगी, ट्रेड रूट्स हुआ करते थे इंडियन अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के, वो सब कुछ लॉस्ट हो गया, और चालकोलिथिक पीपल कुछ भी उसका यानी उस इन्फ्लुएंस का कुछ यूज़ कर ही नहीं पाए। दे फेल टू fully the urban planning, writing system, advanced metallurgy. Okay. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर क्या है, हमें क्या हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है चालकोलिथिक कल्चर से। तो चालकोलिथिक पीरियड जो हमें सजेस्ट करता है वो ये करता है कि कैसे स्टोन एज से, यानी जहाँ पे सिर्फ इंसान पत्थर इस्तेमाल कर रहा है, वहां से अब हम किस तरीके से मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इंसान जो पहले चमड़े की खाल ओढ़ के सो रहा था, वो अब कपड़ा सीना चालू कर दिया उसने, कपड़ा बुनना चालू कर दिया उसने, ओके, स्पिंडल और स्पिंडल वोल वगैरह ये सब निकाल लिया।
जिस तरीके से वो पहले सिर्फ केव्स में और शेल्टर्स में रहता था, अब वो घर बनाना चालू कर दिया उसने। जिस तरीके से पहले इंडिविजुअल छोटे छोटे क्लस्टर्स हुआ करते थे घरों के, कि 2 घर 4 घर, अब एक गांव का शेप लेने लग गए वो लोग। ठीक है, रिलीजन जो डेवलप नहीं था, थोड़ा उसका शेप दिखने लग गया कि भैया कहीं पे बैल की पूजा हो रही है, कहीं पे मदर गॉडेस की पूजा हो रही है। फिर जो हंटर्स गैदरर्स थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर मैंने जैसे बता दिया, और हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाने लग गए। नियोलिथिक पीपल जैसे 2 तरीके के उगा पाते थे, तो चालकोलिथिक पीपल 6 तरीके के उगा पा रहे हैं क्रॉप्स। ये एडवांसमेंट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फैक्टर तो यही है कि मेटल का इस्तेमाल होना चालू हुआ। मेटल, आज इंसान ने मेटल को समझा, मेटल काम कैसे करता है, उससे क्या किया जा सकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। जैसे ये बिगनिंग में दिखाता है हमें विलेज लाइफ की, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पॉटरी। पॉटरी में भूल गया था कोट करना, पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन। इंसान ने डेकोरेशन के लिए पॉटरी करना चालू किया कि भैया घर सजाने के लिए पॉटरी की जा सकती है। कॉपर मेटलर्जी, सोशल डिफरेंशिएशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे पहले सब एक साथ रहा करते थे, अब सोशल डिफरेंशिएशन चालू हो गया था। अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो दिखने लग गया था। और फोर्टिफाइड सेटलमेंट भी मिलते हैं, जैसे हमें ईरन का था और इनाम गांव में मिले हैं। ओके, चालुक्य सोसाइटी लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर आयरन एज कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, से वैदिक सिविलाइजेशन हो गया। अब एक पीरियड अपन बोलते हैं, अब चालकोलिथिक पीरियड हो गया, अब एक पीरियड होता है कॉपर एज भी बोला जाता है एक चीज को। अब कॉपर एज क्या होता है? कॉपर एज उस पीरियड को बोला जाता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। यानी एक जगह पे मान लीजिए अगर आपको एक पत्थर का ऑब्जेक्ट मिला, तो आपको 1000 कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले, इसे हम कॉपर एज कहते हैं। कॉपर होर्ड्स कहा जाता है। कॉपर ही कॉपर का सामान मिलता है इसमें। टूल्स एंड वेपन्स। ओके, द कलेक्शन ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज कॉपर होर्ड्स। होर्ड बोलते हैं ना, जमावड़ा। कॉपर का जमावड़ा मिलता है, यानी जैसे हीप्स के हीप्स मिले हैं, कि यानी यहाँ पे सब लोगों ने कहा कॉपर, इतना सारा कॉपर मिला है, ऐसा। कॉपर होर्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन वाइड एरिया एक्सटेंडिंग छोटा नागपुर प्लेटू टू अपर गैंजेटिक बेसिन। मोस्ट कॉपर होर्ड्स आर कॉन्सर्निंग गंगा यमुना दोआब लैंड सिचुएटेड बिटवीन रिवर्स। अब क्यों ऐसे कॉपर होर्ड्स मिलते हैं? इसका रीजन ये है कि जैसे वही हम इंडिया के मैप पे आ जाएंगे, जैसे ये रहा। ठीक है, यहाँ से जाना चालू किया। ओके, ये यानी कॉपर कल्चर है इस तरफ, यहाँ से जाना चालू किया। ये आपके, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया आपका, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये मान के चलिए। अब ये इस रीजन में मिले हैं हमें कॉपर होर्स। ये सेंट्रल इंडिया हो गया, यानी आपका एमपी हो गया। ये इस रीजन में अब हमें क्यों मिले हैं कॉपर होर्स? इसका कारण ये है, जैसे ये लोग यहाँ जा रहे थे, अब ये क्रॉस ही नहीं कर पाए कभी, तो जो सिविलाइजेशन यहाँ पे आके अटक गया है आपका, वो अब इसके आगे नहीं जाना चाहता। थोड़ा सा आगे गया होगा, यहाँ आके अटक गया, अब इसके आगे नहीं जाना चाहता। तो यहीं के यहीं पे सामान छूट गया, और वो लोग हट गए होंगे या खत्म हो गया होगा सिविलाइजेशन जो भी उनका था, तो इसलिए यहाँ पे कॉपर होर्स इस तरीके से मिले हैं। अब ये एविडेंस होता है एडवांस मेटल वर्क का, यानी ये दिखाता है हमें। The copper artifacts show high technological skills, advanced knowledge of metalwork. These artifacts could not have been made by nomadic people of hunters, and skilled coppersmiths existed during this period. यानी कोई भी नहीं बना सकता था पर्टिकुलर। जैसे अगर एक टाइप का आपको कुछ यूटेंसिल मिल रहा है, तो बहुत सारे उस टाइप के यूटेंसिल मिल रहे हैं, या एक टाइप का कोई इम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो बहुत सारे उस टाइप के इम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। ये चीज ये शो करती है कि कोई भी चीज गलती से नहीं बन गई। एक प्रॉपर साइंस था उसके पीछे बनाने का, एक प्रॉपर प्रोसेस था उसके पीछे बनाने का, तो ये चीज शो करता है। सेटल लाइफ और एग्रीकल्चर दिखाता हमें जो है। ओके, ओकर कलर पॉटरी और मड स्ट्रक्चर मिलता है, यानी जहाँ पे ये आपको होड मिले उसके आसपास ये सब मिलता है आपको। तो क्या इंडिकेट करता है कि सेटल लाइफ थी लोगों की वहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि वो वहां तक गए जहाँ तक काट पाए पेड़, जहाँ पे पेड़ नहीं काट पाए वहीं पे सेटल हो गए। प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड देवर अर्ली आर्टिसंस।
अर्लीस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये दोआब रीजन है आपका, गंगा यमुना दोआब में। ओके, तो उस रीजन में जहाँ पे पहले सिर्फ जंगल हुआ करते थे, वहाँ पे धीरे धीरे वो जंगल साफ करके पहली बार वहाँ पे एग्रीकल्चर चालू करी है उन्होंने, सेटल्ड एग्रीकल्चर। ओकर कलर पॉटरी मिलती है इनकी। जैसे हमें चालकुलित पीपल है जो है, इनकी हमको रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिलती है। कॉपर एज पीपल की जो है, कॉपर एज का नाम इसलिए है, ये याद करिए भैया, कि चालकोलिथिक का मतलब होता है स्टोन प्लस कॉपर। कॉपर एज का मतलब होता है ओनली कॉपर भाई, ठीक है। इसमें हमें ओसीपी कल्चर मिलता है, ओकर कलर पॉटरी। ओकर मतलब अगर हम बोले हिंदी में, ओकर होता है गेरुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो वो गेरुआ कलर। तो ओकर कलर पॉटरी कल्चर इज डेटेड रफली बिटवीन 2000 BC to 1800 BC. Pottery had ochre, reddish brown, yellowish color. OCP culture closely associated with copper ore culture. Unclear decline. कैसे डिक्लाइन हुआ कुछ आइडिया नहीं है इसका। सेटलमेंट अपने आप ही खत्म हो गए, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे ये रीजन मिला है, जिस रीजन में मिला है, यूपी बिहार, जब आयरन एज यहाँ आया, जब आयरन लेके लोग यहाँ आए और उन्होंने सारे पेड़ काट डाले और पूरे एरिया को इन लोगों ने लैंड वो एग्रीकल्चर फील्ड बना दिया, तो कुछ भी नहीं बचा बेसिकली, वहाँ पे सब कुछ साफ हो चुका था तब तक। इसलिए हमें ये पता नहीं कि डिक्लाइन कैसे हुआ। और हम आज भी एक्सकेवेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है कि हम एक्सकेवेशन कर ही नहीं पाएंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना बजट ही नहीं है कि भैया वो मुआवजा दे सके उन लोगों को खाली करने के लिए कि आप ये जगह खाली करिए और हम यहाँ पे खुदाई करते हैं। ये नहीं किया जा सकता। तो अगर होगा भी तो कहीं दबा हुआ होगा और उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे हम। अब रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है कॉपर की? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा, जैसे अब तो तांबा यूज होता है, सॉरी अब तो पीतल यूज होता है, तांबा का भी एक लेकिन सिग्निफिकेंस है कि हमें भैया जो कुछ पूजा होती है जिसमें तांबे का लोटा ही लगता है, कॉपर कॉपर का लोटा चाहिए। अगर उस पूजा में आपको करना है, वो करते नहीं, कॉपर का लोटा रहता है, उसके आजू बाजू धागा रखते हैं, आम के पत्ते रखते हैं, फिर नारियल रखते हैं, ऊपर तिलक लगाते हैं उसको। तो जो कलश रहता है बेसिकली हिंदू धर्म में पूजाओं में, वो कॉपर का ही रहता है। It is believed that sanctity and religious purity attached to copper vessels in Hindu religion may come started in the copper age. उस टाइम पे ये माना जा सकता है कि भैया उस टाइम पे जो रिचुअल्स बने, उस टाइम मेटल ही कॉपर हुआ करता होगा, हम कह सकते हैं ना ये। और ये बात सजेस्ट करता है कि सपोज अगर कोई जोग्राफिकल रीजन होता, सपोज करिए अगर वहां पे अबंडेंस होती एक ऐसे मेटल की, जैसे कोई टॉक्सिक मेटल पकड़ लो आप, लेड पकड़ लो, अगर लेड की इंपॉर्टेंस होती तो आज उसके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हो सकता था कि भैया वो लेड, ऑल्दो इट इज पॉइजनिंग, पर तब भी ये हो सकता था कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेड के कटोरे में या लेड के लोटे में पानी रख के पीना बहुत जरूरी है। वो तो वो तो सही में ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे इसमें कॉपर की इंपॉर्टेंस आई है, अदरवाइज कुछ और ही हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कॉपर इन रिलीजन, तो कॉपर इस वजह से इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि उस टाइम पे जब ये रिलीजियस एनोटेशंस डेवलप होना चालू हुए, जब रिचुअल्स लिखी गई, तब कॉपर ही एक प्राइमरी मेटल हुआ करता था। तो हिंदू रिचुअल्स में काम आता है, वर्शिप प्रैक्टिस में, सेक्रेट सेरेमनीज में कॉपर थ्रेड यूज होता है, कॉपर लोटा यूज होता है, कॉपर का थाल यूज होता है, कॉपर के सिक्के यूज होते हैं। बहुत इसका महत्व बहुत ज्यादा है हिंदू प्रैक्टिस में। रिलेशनशिप विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी कल्चर्स। द पीपल ऑफ कॉपर हो कल्चर व कंटेम्प्रेरीज ऑफ हड़प्पन्स। ओकर कलर पॉटरी जो है, जो रीजन में मिली है, वो हड़प्पन रीजन से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी हड़प्पन रीजन जो आपको पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन है, ये सेंट्रल, ये मान के चलिए नॉर्थ सेंट्रल, या बोल सकते हैं आप थोड़ा सा इस, यानी इस रीजन के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम। हिस्ट्री बिलीव्स दैट सम ऑफ दिस बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड बिटवीन द कॉपर यूजिंग कम्युनिटीज एंड ब्रॉन्ज यूजिंग कम्युनिटीज। अब हड़प्पन्स को भी कॉपर की जरूरत तो होगी काम करने के लिए, तो हो सकता है यहाँ से इनका ट्रेड होता हो। और कॉपर यूजिंग कम्युनिटीज जो हैं, हो सकता है ये लोग भी कुछ, जैसे ब्लू कलर मिला है हमें यहाँ पे,
ब्लू कलर ऑर्नामेंट्स सेंट्रल यानी कॉपर होल्ड में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्लू कलर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? ब्लू कलर इज नॉट नेचुरली अकरिंग वेरी इजीली। तो हड़प्पन्स को भी ब्लू कलर लपीस लजूली से मिलता था, जो कि हड़प्पन्स ट्रेड करके लेकर आते थे अफगानिस्तान से। तो हो सकता है कि वहां से ये कलर इनके पास आया हो, वाया वाया, इसलिए हमें ये कलर यहाँ मिलता है। तो इससे एक एविडेंस ये मिलता है, एविडेंस ये है कि भैया हो सकता है इन लोगों के बीच में बार्टर सिस्टम से ट्रेड वगैरह होता हो। कमर्शियल ट्रेड तो होता नहीं था, बार्टर ट्रेड हुआ करता था, तो हो सकता है बार्टर ट्रेड हुआ हो। ऑलराइट, अब ये एक टेबल है। एक मिनट। या तो ये एक टेबल है, इसमें इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स दे दी है मैंने। ओके, आप पढ़ लीजिएगा इसमें कौन से, जैसे आपका अहर बनास कल्चर हो गया, ये जो हमने बात करी राजस्थान में, कायथा मध्य प्रदेश, मालवा कल्चर सेंट्रल इंडिया ये मध्य प्रदेश में है, सलबदा कल्चर है आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रभास कल्चर गुजरात में है, रंगपुर कल्चर गुजरात में, जोरवे महाराष्ट्र में। तो ये उनके बारे में कौन से टाइम पीरियड होंगे और इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी है। आप जैसे आहर बनस की आपकी अहर, बलथल, गिलुंद, उजिनियाना, ये सब हो गया। आयथा में आपका कायथा हो गया, चंबल नदी के पास है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इनके मेजर फीचर्स वगैरह है, यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिखता है, मैं टेलीग्राम पे भी ये डालूंगा। जो चार्ट है ये टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे आपको। अगर आपको लगता है तो आप पीके पढ़ो का इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको ये मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप ये ले सकते हैं। टेलीग्राम पे तो मैं पीडीएफ डाल ही दूंगा। सो प्लीज प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द नोट्स एंड टू गेट एवरीथिंग एल्स। जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता वो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ चार्ट्स है, छोटे छोटे टेबल्स हैं, ये भी उसी तरीके से हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें सारे साइट्स हैं, जैसे इनाम गांव साइट हो, ईरन साइट, गायथा, नवार टोली, जोरवे, देमाबाद, नेवासा, चंदोली, गिरुन, आहर, बलथल, चिरान, पांडु राजा, धीबी, महिसदल, ये सारी साइट जितनी हमने ऊपर डिस्कस करी चालकोलिथिक की वो सारी हैं। अब पॉटरीज कौन सी यूज़ करते थे चालकोलिथिक पीपल? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ओकर कलर पॉटरी, रेड स्लिप वेयर, मालवा वेयर, जोरवे वेयर। कहाँ पे क्या मिला है, किस तरीके का होता है बेसिकली, यानी किसके कौन से छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे रेड एंड ब्लैक वेयर हो गया आपका, व्हील मेड है, पेंट डिजाइन है, ओके पेंटेड है, कॉपर होल्ड में मिला है आपको ओसीपी, ये ऐसा सब इसमें लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अब जो हमारे सारे टेबल्स हैं वो, यानी जितने भी हमने, सॉरी टेबल्स क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने हमारे कल्चर्स हैं वो कल्चर का एक छोटा सा टेबल बना हुआ है यहाँ पे, कि किस किस के मेजर फीचर क्या थे, पैलियो, मीजो, नियो, चालकोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक मैप है, जो ये ऊपर जितनी साइट्स हैं उनका ये एक मैप है, आप इस पे देख सकते हैं। ऑलराइट, अभी हमारा लास्ट फेज आ गया है ये वाले टॉपिक का, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर और आयरन एज इन इंडिया, ठीक है, यहाँ से आयरन एज शुरू होता है, यानी समझ में आना चालू होता है लोगों को कि आयरन क्या होता है। तो मेगालिथ का मतलब क्या होता है? लास्ट स्टोन। इट मेगालिथ्स यूजुअली रिफर्स टू ग्रेव सराउंडेड बाय लास्ट स्टोन पीसेस, यानी जैसी ग्रेव्स होती थी, मैंने आपको जैसे बताया था एक बार पहले भी कि ग्रेव्स ऐसे ऐसे होती हैं, इसके ऊपर ऐसे एक बड़ा पत्थर रखा रहता है, ये होता है मेगालिथ। ओके, मेगालिथ कल्चर मेनली डेवलप्ड इन पेनिसुलर इंडिया, स्पेशली इन साउथ इंडिया, मोस्टली साउथ में ही मिला है। और क्योंकि ऑब्वियसली मेगालिथ है, बड़ा पत्थर चाहिए, नॉर्थ में तो बड़े पत्थर है नहीं, नॉर्थ में प्लेन्स है, तो प्लेन्स में तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं, तो इसलिए मेजर, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी अगर कल्चर डेवलप हुआ है कहीं पे, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ज्योग्राफी ही रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। कुछ भी चीज़ का, लैंग्वेज हो, फूड कल्चर हो, कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका ज्योग्राफी उस रीजन का। बिगनिंग,
1000 BC। ओके, पर कुछ जगह ऐसी मिली है जहाँ पे 5 सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी तक भी चला है। यहाँ तक का चला, उसके बाद 500 साल के गैप के बाद ये भी दिखाई दिया है कि यहाँ तक चला, उसके 500 साल के गैप के बाद ये भी दिखाई दिया है कि यहाँ तक चला। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग हमें समझ में आता है कि मेगालिथिक कल्चर धीरे धीरे ट्रैवर्स किया है। और कुछ कुछ जगहों पे टिल अर्ली क्रिश्चियन एरा, यानी क्रिश्चियन एरा शुरू हो चुका था, यानी ये मान के चलिए आज से 2000 साल पहले तक वहां तक भी हमें मेगालिथिक कल्चर के एविडेंस मिलता है। अब फीचर्स क्या है इसके मेगालिथिक कल्चर के? आयरन एज कल्चर, आयरन यूज करना जानते थे मेगालिथिक पीपल। जैसे मैंने सबसे पहले जब हम चालू कर रहे थे तब मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शन में बात करी, जो वहाँ के बड़े एम्पायर्स थे साउथ के, जो कि आपके चोला हो गए, चेरा हो गए, ओके, ये जो बड़े एम्पायर थे ये एक्चुअली मेगालिथिक कल्चर से ही थे। एंड दे न्यू हाउ टू यूज आयरन, ऑब्वियसली दे न्यू। तो ये क्लैश हो गया मेगालिथिक कल्चर का, तो दे नो हाउ टू यूज आयरन। टिल सेकेंड सेंचुरी बीसी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर डेवलप, सोशल क्लासेस वाइड स्प्रेड राइटिंग वर जनरली एब्सेंट इन पेनिसुलर इंडिया। ये सब था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि जब तक आपको एक अर्बन कल्चर नहीं मिलेगा तब तक ये सब डेवलप होने के स्कोप बहुत कम हो जाता है। विलेज लाइफ में ये सब चीजें इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, जो कि आपका है जैसे राइटिंग है। एक विलेज लाइफ में किसी को क्या ही बताना है कि भाई कुछ मुझे एविडेंस कलेक्ट करके रखने चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता चल सके कि हमने क्या किया था, या मुझे किसी की तारीफ करने की ज़रूरत है कि मैं उसको लिख के रखूँ, या इतना सारा एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है कि हम कोई और जैसे ट्रेड प्रैक्टिस है या वहाँ कोई और चीज़ है उस पर ध्यान दे सकें। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस थी नहीं, तो पेनिसुलर इंडिया में ये सब चीज़ें एब्सेंट थी। मेगालिथ्स जो पेनिसुलर इंडिया में बनाए उनने, लिमिटेड एग्रीकल्चर था। They did not practice advanced agriculture. More weapons and hunting tools were found than agricultural tools. Hunting and warfare were important activities. They were still living life hunting and gathering, and not being settled at one place and doing agriculture. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है मेगालिथिक कल्चर में, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता है? तो पेनिसुलर इंडिया जो हमने डिस्कस कर लिया, ओके। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है। अभी जैसे मैं वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में अपन बात कर रहे थे, चेरास चोलास पांड्यास मेंशन अशोकन इंस्क्रिप्शन पर प्रॉब्ली इन द मेगालिथिक फेज ऑफ मटेरियल कल्चर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। याद रखिएगा अगर आप देख रहे हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बरियल प्रैक्टिस कैसी मिली है हमें मेगालिथिक कल्चर की? एक होता है अर्न बरियल, वही जो मैंने बताया था, जैसे एक पॉट रहता है उसके अंदर डेड बॉडी को डाल देते हैं और उसको दफना देते हैं घर के नीचे या कहीं पे, पूरी तरीके से, यानी वर्टिकली जाती है। जैसे ऐसे आपने पॉट में रखा, पॉट का पॉट नीचे उतार दिया जमीन में। तो साउथ सदर्न तमिलनाडु डेड स्केलेटन्स वर बरीड इन अर्न्स मेड ऑफ रेड पॉटरी प्लेस्ड इनसाइड पिट्स। पिट बरियल विद स्टोन सर्कल्स, ये कृष्णा गोदावरी वैली में मिला है आपको। तो इसमें पिट बरियल होता है और सराउंडेड बाय स्टोन सर्कल्स। पिट बरियल में क्या होता है, जैसे ये जमीन है आपकी, ये जमीन है, ओके, ये लैंड हो गया आपका, ये गड्ढा हुआ, ठीक है, गड्ढा पूरा करके सीधा इसमें डाल दिया। जैसे ऊपर इसके अंदर पॉट में डाल के फिर इसके अंदर डाला था, अब इसमें सीधा बॉडी में डाल दिया। और ज़रूरी नहीं कि बॉडी किस तरीके से ले कर रही है, ये कुछ नेसेसरी नहीं है, बॉडी ली डाल दी बस, इसको कवर कर दिया और आजू बाजू ऐसे पत्थर रख दिए, ऑलराइट। तो इसे हम पिट बरियल विद स्टोन सर्कल कहते हैं। अब ग्रेव गुड्स, क्योंकि ये बिलीव किया जाता था उस टाइम पे कि यार अगर ये ट्रैवल, मान लो री इनकारनेशन होता है, अगर आगे आते हैं कभी तो कुछ होना चाहिए साथ में, या कहीं जा रहे हैं तो वहां जाने के तक कुछ साथ में रहना चाहिए। अब ये कोई भी हो सकता है उसकी बीवी हो सकता है उसका जानवर हो, अब ये कुछ भी हो सकता है, खाने का सामान हो, ये भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या मिले हमें?
पॉटरी और आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इंडिकेट्स बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ और द नेक्स्ट वर्ल्ड। ग्रेव गुड्स मिले हैं, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लाइवलीहुड, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर कैसे चली इन लोगों की, तो रागी और पैडी उगाते थे, ठीक है। कल्टीवेशन बहुत लिमिटेड एरिया में था, क्योंकि मोस्टली हंटिंग, अभी भी हंटिंग कर रहे थे, और जनरली प्लेन्स अवॉइड करते थे और अपलैंड्स में रहते थे ये लोग। क्यों अवॉइड करते थे, क्योंकि भैया यहाँ पे रहना ज़्यादा सेफ है। कल्चर में मेगालिथ आ रहा है, बड़े पत्थरों की ज़रूरत है, अपलैंड में मिल जाएंगे आसानी से। हंटिंग गैदरिंग करनी है, जानवर मिल जाएंगे आसानी से। जो प्लेन एरिया होते हैं और लोलैंड होते हैं, वहाँ पे प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, शेर, कुत्ते, ये लोग रहते हैं, जल्दी खाना नहीं मिल सकता। एग्रीकल्चर करना नहीं है मुझे, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं क्यों ना हाइट पर रह के सेफ रहूँ, मैं क्यों लोलैंड में रहूँ, तो इसलिए ये अपलैंड्स में इसका एविडेंस ज़्यादा मिलता है। Transition by beginning of the Christian era and movement to river valleys. By the beginning of the Christian era, megalithic people moved from upland to fertile river basins. ये आपका कृष्णा गोदावरी रीजन है, इस तरफ आना चालू है, कृष्णा गोदावरी रीजन की तरफ। एंड दे रिक्लेम मार्शी डेल्टेक रीजन्स, नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस ऑन सदर्न इंडिया। नॉर्थ का जो कल्चर था, उसका इन्फ्लुएंस भी हुआ है सदर्न इंडिया पे। किस तरीके से हुआ है, ट्रेडर्स के थ्रू, कॉन्करर्स, जैन मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज, ओके, ये सब जो डेवलप होने चालू हो गए थे, तो इस तरफ फ्लो होता रहा उनका। और चेंजेस क्या लेकर आए हैं नॉर्दर्न कॉन्टेक्स्ट से, वेट पेडी कल्टीवेशन स्टार्टेड, ऑलराइट। वेट पेडी कल्टीवेशन जो है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चलता था, यही चला गया साउथ में। फिर सेटलमेंट बढ़े, विलेजर टाउन्स बनना चालू हुए साउथ इंडिया में भी, और सोशल क्लासेस आनी चालू हुई, जो नॉर्थ इंडिया में चालकोलिथिक पीरियड में आ चुकी थी, वो यहाँ पे आना चालू हो गई। सॉरी, नॉट चालकोलिथिक पीरियड, कॉपर होल्ड कल्चर के टाइम जो आना चालू हुई थी, वो यहाँ पे आना चालू हुई। फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स, जो कि हमने बात करी, ये हमें मालूम पड़ता है, ये मेगालिथिक कल्चर के टाइम ही चालू हो गया था। ऑलराइट, जो कि बात होती चेरा चोला पांड्या किंगडम की इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये मल्टीपल टाइम्स मेंशन्ड है एनसीईआरटीज में, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे बार बार 2-3 जगह पे डाला और प्लस एक्सप्लेन भी किया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो मिस करना ही नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है सब। ये जो हमारा चैप्टर था, टॉपिक था, आई मीन प्री हिस्टोरिक कल्चर्स का, यहाँ पे खत्म होता है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो कि जो प्रीवियस लेक्चर था आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक का, प्लस ये जो आपका जो अभी वाला करंट है चालकोलिथिक और मेगालिथिक वाला, उससे होने से पहले है ना, थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहें, तो ये वाला पार्ट उस वाले प्रीवियस लेक्चर में ऐड कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यानी कुछ कुछ चीज़ें जो मिस कर दी थी मैंने वहाँ पे, वो है इसमें। तो क्या क्या है एक्स्ट्रा, जैसे इसमें कुछ कुछ नाम वगैरह है, जैसे ये है कहाँ पे क्या मिला है, कुछ ये है, ऑलराइट। छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत साइट्स हैं, नर्मदा वैली की इंपॉर्टेंस वगैरह है, जैसे अपर पैलियोलिथिक साइट्स मिल जाएंगी आपको इसमें, मीजोलिथिक साइट्स है कुछ इंपॉर्टेंट, वो सब आ जाएंगी। ओके, नियोलिथिक कुछ एज की कुछ साइट्स और हैं, वो आ जाएंगी जो वहाँ मिस हो गई थी, और कुछ अगर बची थी, जैसे मैंने कुछ तमिलनाडु बोर्ड में भी देखा, एनआईयूएस के नोट्स में भी कुछ एक्स्ट्रा साइट्स थी, ठीक है, जैसे सारू तारू, वो प्रीवियस वाली क्लास में मिस हो गया है, तो जैसे यहाँ पे है, लेकिन वो, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये पूरा हमारा सब खत्म होता है। एक आपका ये मैप है इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इसमें सारी साइट्स है, यानी जो पहले की प्रीवियस साइट्स है वो भी हैं, और इसमें जो ये वाली साइट्स जो अभी हमने देखी, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो समथिंग एक्स्ट्रा में है, जो वो वाली साइट्स भी हैं इसमें, तो इसमें सारी साइट्स है इस मैप में। तो इस मैप, ये वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई एक्स्ट्रा मैप की या किसी की चीज़ की या कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा का पूरा इस मैप में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन कहाँ पे कौन सी साइट है। तो ये वाला भी मैं अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम दोनों पे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप, मैं
कुछ माइंड नहीं कर रहा, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है और कोई आदमी मेहनत करके अगर आपको वो चीज़ दे रहा है, तो अप्रिशिएट करिए और उसको रख लीजिए बस। हो सकता है कहीं काम आ जाए, कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसी ने स्टेट ही पूछ लिया ना, अगर कुछ नहीं किसी ने स्टेट पूछ लिया कि ये फलाना चालकोलिथिक साइट है, कौन से स्टेट में है, तो क्या करोगे? तो मैप देख लेना एक बार, तो काम आ जाएगा। या कोई भी अपने नोट्स है जो कोचिंग वोचिंग में भी या कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप, तो उसके नोट्स में अटैच कर लीजिएगा, वहाँ काम आ जाएगा। क्योंकि ये सारी साइट्स वो साइट्स है जो कि एनसीईआरटीज, तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस, ये 3 सोर्सेज में मेंशन्ड है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, कहना कोई रैंडम बुक से या कोई रैंडम क्वेश्चन से या कहीं पीवाईक्यू वगैरह कहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें प्योर एंड प्योर 3 बुक, ये बुक्स का सार है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे कोर्स का नाम ही है एनसीईआरटी डिस्टिल्ड, मैं ज़्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब हमारा जो यूनिट टॉपिक 1 था, टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे टॉपिक 3। ओके, जो रहेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, इट्स एडवांसमेंट, इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रिलीजियस लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ वगैरह, और लास्ट में उसका डिक्लाइन और पोस्ट हड़प्पन पीरियड फिर क्या हुआ, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मस्त रहो, पी के पढ़ो, ऐश करो, चिंता मत करो। बाय बाय, सी यू अगेन सून।